नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं फंडामेंटल राइट। ये वो टॉपिक है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की, तो उसमें एक और दो क्वेश्चन कंफर्म आता है। और ये वीडियो उन सब के लिए है जो किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी करवा रहा है, मतलब जो बेसिक से लेकर एडवांस तक इस पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। और जब इस पूरे टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है। वो ऐसे राइट किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जो भी राइट यूज होते हैं उनको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट बोला जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट कहां से लिए जाते हैं। अगर यह बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट हमने यूएस से लिए। और यूएस में फंडामेंटल राइट को क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। ऐसी बात नहीं है कि फंडामेंटल राइट है जो वो 1947 के बाद ही इनका जन्म हुआ है इंडिया में। नहीं, जब नेहरू रिपोर्ट, जब ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट मांगी थी तो वहां भी फंडामेंटल राइट का जिक्र हुआ था। आईएनसी, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी 1931 में कराची है, वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन थे, वहां अध्यक्ष थे। उनके टाइम में भी फंडामेंटल राइट की डिमांड आई थी। तो फंडामेंटल राइट की डिमांड बहुत पहले से। और इंडिया में फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच वर्ड है और मैग्ना कार्टा का मतलब है कि एक बहुत बड़ा चेंज। मतलब ये, अगर आप किसी स्टेट हाईवे से जा रहे हो और आपको रास्ता मिल जाता है किसी एक्सप्रेस वे से चलने का, यानी एक छोटे से रोड से और एक बड़े रोड पर चेंज होना, तो उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। और अब ये क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1947 से पहले इंडिया के पास कोई राइट नहीं थे। यानी उससे पहले ऐसा कोई राइट नहीं था जो संविधान में लिखा हो, क्योंकि संविधान भी नहीं था। तो इंडिया को एक तरीके से एक वे मिल गया, एक ऐसे राइट मिल गए जिससे उनकी डेवलपमेंट हो। इस वजह से जो फंडामेंटल राइट है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखे हुए हैं। तो बात करेंगे जब फंडामेंटल राइट की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। और आर्टिकल 12 से लेकर 35, 12 to 35, इन सब आर्टिकल में फंडामेंटल राइट का जिक्र है। लेकिन जो सबसे पहली बात है कि फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट और ह्यूमन राइट में, इन सभी राइट में क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा राइट सबसे बड़ा है और कौन सा राइट सबसे छोटा है। जब बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, सबसे पहले आएगा फंडामेंटल राइट, क्योंकि कुछ होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट है इंडिया में। जब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। ये वो राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो किताब जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानी जाती है, उन सब में जो राइट लिखे हुए हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर पूरी फैमिली या सोसाइटी के लिए, वो राइट या था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसके बाद है लीगल राइट। संविधान से अलग भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, जिसको अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता वो बना दिया है। उन सब में जो राइट्स हैं वो लीगल राइट का पार्ट है। और इसके बाद है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट जैसे भाई गरीबी नहीं होनी चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, ये ना तो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट पार्ट है, और ना ही लीगल राइट का पार्ट है। तो ये ह्यूमन राइट है कि हमें भूखा नहीं मरना है, तो उसके लिए भी एक राइट है। तो हमारा जीवन जीने के लिए जो अधिकार है वो तो ह्यूमन राइट में आएगा ना। तो जिस वजह से इन सबको ह्यूमन राइट कहा जाता है, वो सभी राइट जो एक जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर आप इस पूरे सिलोनिज्म को देख रहे होंगे तो जिसमें कोर एरिया फंडामेंटल राइट का है।
अब बात करेंगे इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट है। इंडिया में 7 फंडामेंटल राइट है। जब भारत आजाद हुआ तो इंडिया में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन जब मोरारजी देसाई के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया 44th अमेंडमेंट 1978, तो वहां से इंडिया में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट रह गए और एक फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, जो आर्टिकल 300A में जाकर लिख दिया गया। और 6 फंडामेंटल राइट जो आज के दिन अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और जब बात करेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी सभी को समान रूप से जो फंडामेंटल राइट रखता है वो राइट टू इक्वालिटी है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, और उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर किसी बच्चे का शोषण नहीं कर सकते। मतलब स्लेव, बंधुआ मजदूरी जो पहले हमें दिखते थे, ये आज इस वजह से नहीं दिखते क्योंकि आज फंडामेंटल राइट है, उन सब के पास फंडामेंटल राइट है। ये किसी पब्लिक, मतलब ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये उन सब के लिए है। अगर कोई पूंजीपति आदमी है, पूंजीपति मैन है, तो उनके लिए भी है। आप किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, आप किसी को भी स्लेव बना के नहीं रख सकते। ये फंडामेंटल राइट उन सब के लिए काम आते हैं। अब जो नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आपने सुना होगा संबल, अजमेर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा और ज्ञानवापी मस्जिद, ये क्या है? उन सब लोगों का मानना है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ, उसके बेस पर ही वो सारी लड़ाई चल रही है। और जो अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये उन लोगों के लिए है जो एक माइनॉरिटीज है। मतलब ये, जैसे ये पूरा बड़ा इंडिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, जो माइनॉरिटी है, यानी एक पूरी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और कुछ ही लोग हैं जो दूसरी कम्युनिटी है। उन दूसरी कम्युनिटी के लोगों को माइनॉरिटी बोला गया है। और वो माइनॉरिटी वाले लोग अपने कल्चर, अपना जो सिस्टम है उसको बचा के रखने में जो सहायता करता है, वो ये राइट्स करते हैं, ये फंडामेंटल राइट करते हैं। और अगला जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आपने 5 फंडामेंटल राइट पढ़े अब तक, और उन सब के लिए बचाव के लिए ये आर्टिकल यूज होता है, ये फंडामेंटल राइट यूज होता है, आर्टिकल 32। यानी वो फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है कहीं, तो आप इस आर्टिकल का यूज करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इस पूरे टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करके अब तक हमने जाना कि 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन अब यह जान लेते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। जब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो विशेषता है कि फंडामेंटल राइट वैसे तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट उन सब के लिए हैं जो भारत के नागरिक हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 29, 30। अगर हम बात करें 15 की, तो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आर्टिकल 15 का मतलब है आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते। और 16 का मतलब यह है आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 19 आपको कहीं भी आने जाने की आजादी है। ये ऐसे जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। और 29 और 30 ये माइनॉरिटीज के लिए है, उनके कल्चर, जो उनका पूरा ओवरऑल सिस्टम है उसको बचाए रखने के लिए ये आर्टिकल यूज है। और दूसरा है फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस किताब में लिख दिए तो यही रहेंगे,
उसको बदला नहीं जा सकता। इन सब को रोका जा सकता है, बदला भी जा सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में रहे, जैसे इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगती है तो इन सभी फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाता है। सिर्फ जो आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल ही रह जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21। ये भी बात करेंगे इन सब के बारे में क्या होता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट की है वो विशेषताएं क्या है। फंडामेंटल राइट बैलेंस बनाता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन और सोसाइटी और सरकार के बीच में, यानी एक लिमिटेशन के रूप में, एक दायरे के रूप में जो फंडामेंटल राइट है वो काम करता है। भाई आपकी यहां तक आजादी है। नेक्स्ट है कि जो फंडामेंटल राइट है अगर वो वायलेट होते हैं तो अब आर्टिकल 32 और 226 इन दोनों आर्टिकल का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। सिर्फ जो फंडामेंटल राइट बदलने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर पार्लियामेंट चेंज करेगा तो पूरे भारत के लिए चेंज करेगा। ये नहीं है जम्मू कश्मीर में कुछ और राइट है, पंजाब में कुछ और राइट है, हरियाणा में कुछ और राइट है, ऐसे जब नीचे जाएंगे महाराष्ट्र में कुछ और राइट है। मतलब ये अगर आप यहां रह रहे हो और लास्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट में इंडिया का वहां रह रहे हो तो उन सब के लिए फंडामेंटल राइट सेम है। इस वजह से ये पूरी जो पावर है अगर किसी भी फंडामेंटल राइट में चेंज करना है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास। लेकिन एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है? जी हां, बिल्कुल चेंज कर सकती है। बस शर्त यह है कि उसका जो कोर एरिया, बेसिक स्ट्रक्चर, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो वायलेट हो जाएगा। मतलब उसको जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, वो उसको वायलेट करार दे देंगे। ये भी एक विशेषताएं है इनकी। फंडामेंटल राइट की भी बात करेंगे हम। उसके बाद बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल किया जा सकता है जब इमरजेंसी आती है। और इमरजेंसी भी 2 प्रकार से। अगर आर्टिकल 358 लगा हुआ है और जब आर्टिकल 359 लगा हुआ है, इन दोनों आर्टिकल में फर्क है। जब आर्टिकल 358 लगता है तो सिर्फ आर्टिकल 19 ही खत्म होता है, राइट टू फ्रीडम वाला आर्टिकल खत्म होता है। अगर आर्टिकल 359 खत्म होता है तो सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 रह जाता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। यह भी फर्क है, यह भी विशेषता है एक प्रकार की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। जब बात करते हैं अगली विशेषताएं की तो यह जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पर, और यह भी डिपेंड करता है कि वो सरकार के अगेंस्ट है या सरकार के फेवर में है। क्योंकि फंडामेंटल राइट ये कहता है आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और कौन सी डेवलपमेंट? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए आपको। और जो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस है वो आपको डीपीएसपी से मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और लास्ट है दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, यानी आप अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये सभी विशेषताएं हैं। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट से, लेकिन उससे पहले 2 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात आर्टिकल 12। ये वो आर्टिकल है जो किसी भी स्टेट का मतलब ये नहीं है हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, ये नहीं है। मतलब स्टेट का मतलब वो है कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या फिर कोई सेमी प्राइवेट बॉडी, उन सभी को रोक लगाता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते। इस वजह से इस आर्टिकल का यूज होता है। और इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 13 नंबर आर्टिकल। ये वो आर्टिकल है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मतलब जो जुडिशरी की ब्रांच है, उसको एक पावर प्रोवाइड करवाता है
आप फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट नहीं कर सकते। और ये आर्टिकल उन सब की भी बात करता है जो लॉज और एक्ट संविधान से पहले के थे और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं आज। तो ये आर्टिकल यूज होकर ये आर्टिकल उन सभी लॉज को वायलेट करके मतलब नल एंड वॉइड करार कर सकता है। यानी एक जुडिशियल रिव्यू के टाइप में यूज होता है। ये एक आईने का काम करता है जुडिशरी के लिए, क्योंकि इसके बेस पर ही फंडामेंटल राइट यूज। लेकिन एक बात यह भी है कि जो आर्टिकल 13 है वो उन सब के लिए भी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लॉज आते हैं, एक्ट आते हैं। जी हां, बिल्कुल उनके लिए भी है, बट शर्त यह है वो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नल एंड वॉइड करार कर सकती है। अगर आप इन सब के बारे में देखोगे तो परमानेंट लॉज, टेम्पररी लॉज। अब परमानेंट लॉज कौन से होते हैं? वो लॉज जो एक चैनल के थ्रू पास होकर आते हैं, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट, मतलब एक चैनल के थ्रू, पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के थ्रू वो लॉज, और वो भी लॉज जो स्टेट में पास होते हैं। टेम्पररी लॉज कौन से होते हैं? ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस दिया जाता है। और वो लॉज और वो एक्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू पास होते हैं। अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वहां भी फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल जो 13 है यूज करके आप उस पूरे एक्ट को और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को नल एंड वॉइड करार कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब वो, अगर आपने देखा होगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, अगर वो बॉडीज उनके लॉज किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो वहां भी इस आर्टिकल का यूज करके उनको नल एंड वॉइड करार किया जा सकता है। अब नल एंड वॉइड क्या होता है? नल एंड वॉइड का मतलब है कि ये जिस प्रकार हम चाह रहे हैं उस प्रकार नहीं है, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट है नॉन लेजिस्लेटिव नेचर, यानी आपने सिर्फ ऑर्डर से पास किए हैं, सिर्फ एक बता दिया कि ऐसा ऐसा कानून बनाएंगे और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वहां भी इस आर्टिकल का यूज हो सकता है। और नेक्स्ट जो बताया मैंने आपको कि ये उन सब के लिए है। केशवानंदी भारती केस जो आया था 1973 में, जो बेसिक स्ट्रक्चर के केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1973 के बाद अगर कोई भी संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है तो वहां भी इस आर्टिकल का यूज होगा। यह हमारा पूरा टॉपिक था, फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद पार्ट 2 में शुरुआत करेंगे राइट टू इक्वालिटी से, और ऐसे ऐसे करके हम जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे रीड करेंगे। जो माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी है हम उस फैक्ट बेसिस पर इस वीडियो को नहीं करना चाहते। अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप फंडामेंटल राइट को अच्छे से समझ पाओगे। थैंक्स टू ऑल। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमारा YouTube चैनल का जो एनालिटिक्स है वो ये कह रहा है 85% जो हमारे व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइब से हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर डोर। धन्यवाद।